अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। हेलो। हेलो। हेलो, अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। मेरी आवाज आ रही है स्टूडेंट्स? यस। Yes, ma'am. Yeah, start please. हमजा मुझे होस्ट बना दें ताकि मैं स्लाइड्स शेयर कर सकूं। श्योर मैम, मैं अभी आपको होस्ट बना देता हूँ। मैं आपको सॉरी। अलाउ कर जी, मैं अलाउ कर देता हूँ आपको। एक ओके। मिनट। रिया, स्टार्ट कर दें आप। रिया, आपकी आवाज़ नहीं आ रही। हेलो। अस्सलाम वालेकुम। कैन यू गाइस हियर मी? Yes, please start, रिया। अस्सलाम वालेकुम ब्यूटीफुल पीपल। होप यू आर डूइंग गुड। वालेकुम अस्सलाम। कैसी हैं आप? अल्हम्दुलिल्लाह मिस। So we are so happy to see you people in our meeting room. Alhamdulillah. We are thankful to Allah Taala. प्लीज जी। अस्सलाम वालेकुम। आप तो प्लीज अपने माइक ऑफ कर दें कुछ टाइम के लिए। ओके। ओके बेटा, ड्यू टू सम इश्यूज लाइक अभी भी हमारी लाइट नहीं आ रही, मैं थोड़ा लेट हो गई हूँ, तो अभी बस स्टार्ट करते हैं। मुझे आपकी आवाज़ थोड़ी क्लियर नहीं आ रही, मैं एक दफ़ा इंटरनेट कनेक्शन जी चेंज जी, कर दूँ, इंशाल्लाह स्टार्ट करते हैं। ठीक है। ओके मैम, यू कैन स्टार्ट। हाँ? अस्सलाम वालेकुम, कैसे हैं सब स्टूडेंट्स? वालेकुम अस्सलाम मिस। अल्हम्दुलिल्लाह। अल्हम्दुलिल्लाह मिस। ओके बेटा, आप सब लोग जो है वो न्यूट्रिशन के स्टूडेंट्स हैं? फूड साइंस एंड टेक्नोलॉजी। ओके गुड। इसके अलावा, न्यूट्रिशन के अलावा, इसमें जो जो स्टूडेंट है सिर्फ वो मुझे बताए कि वो किस फील्ड से हैं। अस्सलाम वालेकुम मैम। Amal from Food Science and Technology. ओके, वालेकुम अस्सलाम। ओके आई एम जी 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 अदीला मुख्तार। या आई एम अ माय केमिस्ट्री पेशेंट। स्टूडेंट। ओके या ओके, got it। ओके, अस्सलाम वालेकुम बेटा, मैं हूँ डाइटिशियन ज़ाहरा। और पहले मैं अपना थोड़ा सा इंट्रोडक्शन करवा दूँ कि मैं 4 इयर्स से एज अ डाइटिशियन काम कर रही हूँ। पहले मैं चिन्योट जनरल हॉस्पिटल में थी, लेकिन अब ड्यू टू सम रीजंस लाइक वहाँ पे कंस्ट्रक्शन इश्यूज हो रहे हैं, तो आई एम शिफ्टेड टू रहमान हॉस्पिटल एंड आई एम internship coordinator and a supervisor and instructor from 4 years, like I clear almost 9 batches। ठीक है, तो आज की इस क्लास में मोस्ट ऑफ मेरे पेशेंट्स भी हैं, कुछ प्रीवियस स्टूडेंट्स भी हैं और कुछ न्यू भी हैं, कुछ जानते हैं कुछ नहीं जानते।
लाइट इशू की वजह से मैं कैमरा ऑन नहीं कर पा रही आज, लेकिन नेक्स्ट सेशन में जब भी आप मुझसे मुलाकात होगी तो इंशाल्लाह लाइव लेंगे। ओके बेटा आज का बहुत ही अलार्मिंग टॉपिक है, देयर इज ओबेसिटी एंड इट्स डाइटरी मैनेजमेंट। ओबेसिटी पे अभी तक बहुत बहुत से लोग हैं जो आपको स्लाइड शेयर कर चुके होंगे, बता चुके होंगे कि ओबेसिटी क्या है, क्या होती है, किस तरह से होती है, हमने इसमें क्या क्या चीजें लेनी होती हैं, हम इसमें कौन से टेस्ट करते हैं। लेकिन मैं आपको ओबेसिटी में जो मैं अपनी तरफ से आपको आज बताने की कोशिश कर रही हूँ वो ये कि जब हम लोग किसी चीज को पढ़ रहे होते हैं और जब हम उस चीज को प्रैक्टिकली कर रहे होते हैं तो उसमें जमीन आसमान का फर्क है। फॉर एग्जाम्पल जब हम लोग स्टूडेंट लाइफ में होते हैं ना, तो हम लोग बहुत ठीक है लाइक बहुत बारीकी से चलते हैं हर चीज को लेके कि अच्छा अच्छा फलां जगह पे ये लिखा हुआ है, इसका ये मतलब है। लेकिन जब आप प्रैक्टिकल लाइफ में आते हैं या आप प्रैक्टिस में आते हैं, जब आप क्लिनिक स्टार्ट करते हैं, ये क्लिनिक में होते हैं, तो जो आपने ओबेसिटी की डेफिनेशन पढ़ी होती है या ओबेसिटी के बारे में पढ़ा होता है वैसे रियलिटी में नहीं हो रहा होता। ठीक है, ओबेसिटी में हम लोगों ने बहुत से ऐसी टर्म्स पढ़ी होती हैं, बहुत सी ऐसी चीजें पढ़ी होती हैं, जब पेशेंट हमें बताता है तो हमें पता ही नहीं होता कि पेशेंट हमें क्या कह रहा है, क्योंकि पेशेंट उन टर्मिनोलॉजीज के साथ या उन लैंग्वेजेस के साथ फेमिलियर नहीं होता। ठीक है, तो मैं आपको आज जितना भी इसमें पढ़ाऊंगी मैं टोटली आपको पेशेंट लैंग्वेज में बताऊंगी कि आपके जब पेशेंट आपके पास आता है तो वो आपसे क्या करता है। ठीक है, एक तो हम लोग बुकिश नॉलेज पढ़ते हैं ना कि बुक में ये लिखा हुआ है और इसका ये मतलब है, लेकिन मैं आपको ये बता रही हूँ कि मैं आपको वो चीज बताऊंगी कि पेशेंट जब आपके पास आता है वो आपको अपने जो सिम्टम्स है वो किस तरह से बताता है, जिसकी बेस पे हम उसको डायग्नोज करते हैं। ठीक है, यहाँ तक आप लोगों को समझ लग रही है, मेरी आवाज क्लियर है? यस मिस, क्लियर है। ओके यस मैं मिस। रिपीट कर दे प्लीज थोड़ा दोबारा। ओके बेटा इसमें आपको फर्स्ट स्लाइड नजर आ रही होगी, व्हाट डू यू नो अबाउट ओबेसिटी। ओके, मैंने आपको एक इंटरेस्टिंग चीज ये है कि इस पूरे स्लाइड्स में मैंने पिक्चर्स बहुत ऐड किए हैं फॉर कलर। लाइक आप लोग ने भी देखा होगा कि हम जब कलर्स के साथ पढ़ते हैं तो हमारे कुछ ब्रेन रिसेप्टर्स हैं उस चीज को जल्दी कैचअप करते हैं। ठीक है, जैसे रोड की जो लाइट्स मैं होती हैं उसके भी वॉइस कलर। कट रही है। हेलो, यस मिस, क्लियर आ रही है आपकी वॉइस। ओके तो बेटा जो कलर्स है वो किसी भी चीज को फैसिनेट करने के लिए यूज किए जाते हैं ना, तो बस इसी कॉन्सेप्ट के अकॉर्डिंग मैंने कुछ पिक्चर्स ऐड की हुई हैं। जैसे फर्स्ट में आपको नजर आओगा, व्हाट डू यू नो अबाउट ओबेसिटी, एनी वन ऑफ यू, लाइक यू हैव 10 सेकंड्स, कोई आंसर देना चाहेगा? यस मिस, मैं एक्सेसिव अमाउंट ऑफ फैट। यस श्योर श्योर। मैं बेसिकली ओबेसिटी हम उसे कहते हैं कि हमारी बॉडी के अंदर जब जो भी फैट है जब उसकी एक्यूमुलेशन बहुत ज्यादा हो जाती है या तो उसको में हम ये कहते हैं कि हाँ आवाज कट रही है। ये जो पेशेंट है या फिर ये जो पीपल है ये क्या हो गया, ओबीस हो गया। अब इसकी जो वो रिस्क में आ गई और मैं हम ओके इसे कंसिडर कर लेते हैं कि कोई अगर कोई स्टूडेंट है या फिर कोई भी ओके 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 लेट मी क्लियर। बल्कि इस तरह करते हैं कि बेटा आप सारे माइक ऑफ कर दें, बिकॉज डिस्टॉर्शन ज्यादा हो रही है। मैं आपको एक दफा सारा कॉन्सेप्ट देती हूँ, उसके बाद हम लोग 10 to 15 मिनट्स होंगे, आप मेरे से जैसे मर्जी क्वेश्चंस करना। ठीक है, दोबारा भी ज्वाइन करना पड़ा तो इट डजंट मैटर, मैं दोबारा ज्वाइन करूंगी। ठीक है, ओके। व्हाट इज ओबेसिटी? ओबेसिटी बॉडी मास इंडेक्स। अच्छा, ओबेसिटी क्या है? ओबेसिटी होता है बेटा आपकी बॉडी में किसी भी चीज की एक्यूमुलेशन हो रही है, जिसको हम लोग मोस्टली कहते हैं कि फैट्स हो रही है। और फैट्स में भी हम लोग दो टर्म्स यूज कर रहे होते हैं। एक टर्म हम लोग यूज करते हैं एक टर्म हम लोग यूज कर रहे होते हैं कि ये हमारी बॉडी फैट्स हैं, जो टोटल बॉडी फैट्स हैं, एंड सेकंड होते हैं जो हमारे विजरल्स होते हैं। आगे इसके बारे में जो जो मैं बोल रही हूँ आगे इसकी डिस्क्रिप्शन आएगी सारी। मेयर ऑफ द बॉडी को हम लोग जो है ना वो ओबेसिटी कह रहे हैं। हाउ इज ओबेसिटी डायग्नोज? ओबेसिटी इज डायग्नोज्ड बाय बीएमआई, बॉडी मास इंडेक्स। ये क्या चीज है? एक कैलकुलेशन है जिससे हम लोग किसी भी पर्सन के बॉडी साइज को मेजर कर सकते हैं। ठीक है, ये अभी तक आप लोग बल्कि अभी फर्स्ट सेकंड सेमेस्टर में भी हो या लास्ट सेमेस्टर में भी हो तो बीएमआई से हर कोई मतलब इसको पढ़ चुका है। ठीक है, कि बीएमआई क्या चीज है। मतलब हम लोग सबसे पहला इंडिकेटर जो लेते हैं वो बीएमआई लेते हैं, कि बीएमआई से हम लोग इंडिकेट करते हैं कि कोई पर्सन जो है अगर वो मोटा है तो मोटापे में भी वो किस कैटेगरी में फॉल करे, ये भी हम बीएमआई से देखते हैं। फॉर एग्जाम्पल जैसे फर्स्ट इज अंडरवेट, नॉर्मल, ओवर, एंड देन जब हमारे पास ओबीस क्लास आ गई देयर इज 1, 2 एंड 3। ठीक है, ओके नेक्स्ट। और
आई गेस मैंने स्लाइड्स गलत ऑन कर ली हैं। शिट। सारा शेयर करती हूँ। ओके, देन हम लोग ओबेसिटी को क्लासिफाई बता रही हूँ। उसके बाद मैं आपको चीज समझा दूं कि बेटा जब आपके पास पेशेंट आता है ओबेसिटी के साथ, वो आपके साथ जिस भी कैटेगरी में आ रहा है 1, 2 या 3, इसकी मैनेजमेंट कभी भी सेम नहीं होती। ठीक है, जैसे ओबेसिटी क्लास 1 है, 2 है और 3 है, लेकिन वर्ड ओबेसिटी ही यूज हो रहा है। मतलब अब अगर हम लोग आम सोचे तो हम लोग ये कहते हैं कि हम लोग जो ओवरऑल सिम्टम्स पढ़ते हैं वो तो पढ़ते हैं ओबेसिटी के, लेकिन जो उसमें क्लासेस आती हैं उन तीनों के सिम्टम्स डिफरेंट होते हैं। क्लास 1 में हमारे पास जो पेशेंट आएगा उसके सिम्टम्स डिफरेंट होंगे, जो क्लास 2 में आएगा उसके सिम्टम्स डिफरेंट होंगे, और जो क्लास 3 में आएगा उसके सिम्टम्स डिफरेंट होंगे। इसकी रीजन ये होती है कि जो क्लास 1 में आ रहा होता है अभी उसके जो विजुअल्स होते हैं वो भी डिफरेंट होते हैं, और जो आपके सिम्टम्स बॉडी पे आ रहे होते हैं वो विजुअल्स की बेस पे आ रहे होते हैं। जैसे जिस जिस तरह से आपके बॉडी के विजुअल्स इंक्रीज होते हैं उसी तरह से आपके सिम्टम्स वर्स होते रहते हैं। फॉर एग्जाम्पल, अगर आपके पास कोई पेशेंट आए ओवरवेट में और ओबेसिटी क्लास 1 में, तो उसको ब्रीदिंग इश्यूज बहुत ज्यादा नहीं होते, लेकिन अगर वही पेशेंट जो है वो क्लास 1 से 2 में शिफ्ट हो जाएगा तो उसको ब्रीदिंग इश्यूज भी ज्यादा हो जाएंगे, और उसके साथ साथ उसको हार्ट इश्यूज भी हो सकते हैं। क्यों? उसके विजुअल्स बढ़ जाते हैं, और जो विजुअल्स है उसके इंक्रीज होने की वजह से आपका जो हार्ट रिदम है वो डिस्टर्ब होता है। ठीक है, और मोस्टली पेशेंट जो है वो आपके पास आते ही तब हैं जब वो ओबीस क्लास 1 में फॉल कर रहे होते हैं। ओवरवेट में भी बहुत कम पेशेंट्स हैं जो आपके पास आते हैं, बिकॉज उनको यही लग रहा होता है कि उनका बिल्कुल अभी बॉडी जो है वो बिल्कुल मेंटेन है। सेकंड में जब ओबेसिटी क्लास 1 में आते हैं तब उनका ज्यादा इशू बनता है जब आपके पास पेशेंट होता है। फॉर एग्जाम्पल, बहुत से ऐसी जैसे डिसीज हैं जिसमें हम लोग कहते हैं कुछ एक्यूट स्टेजेस आती हैं, कुछ क्रॉनिक स्टेजेस आती हैं। तो एक्यूट एंड क्रॉनिक स्टेजेस में भी पेशेंट हमारे पास डायग्नोज ही तब होता है जब वो बिल्कुल क्रॉनिक स्टेज पे चला गया होता है। ये इन केस ऑफ ओबेसिटी होता है। ओके, अब ओबेसिटी के कुछ कॉजेज भी होंगे ऑब्वियसली। तो इसका फर्स्ट कॉज हम लोग कह रहे हैं कि जेनेटिक्स है, सेकंड इज ग्रोइंग ओल्डर, थर्ड इज नॉट स्लीपिंग एनफ, एंड देन इट इज प्रेगनेंसी। ओके, जेनेटिक्स में किस तरह आ सकता है? विच इफेक्ट हाउ योर बॉडी प्रोसेसेस फूड इनटू एनर्जी एंड हाउ द फैट इज स्टोर्ड। अच्छा जी, जो जेनेटिक वर्ड है ना, बहुत से लोग हैं जो कहते हैं कि जो ओबेसिटी जो है हमारे जो खानदानी है इस वजह से ये कम नहीं हो सकती है, ये कम होती नहीं है। इसमें सिर्फ मेन इश्यू जो आता है वो आपके मेटाबॉलिज्म में आ रहा होता है, कि वो आपके जेनेटिक्स में आ रही होती है। जब आपका फूड जो है आपकी बॉडी में जाके मेटाबोलाइज होता है और आपकी बॉडी को जो फूड है, जो उसके न्यूट्रिएंट है, उसको एनर्जी में कन्वर्ट करता है। इस वजह से जो ओबेसिटी है वो आपके जेनेटिक्स में आ रही होती है। ग्रोइंग ओल्डर, बड़े होने से ओबेसिटी किस तरह से हो रही है? जैसे जैसे आप बड़े होते हैं वैसे वैसे आपके मसल्स की इलास्टिसिटी कम होती है, जैसे जैसे उसकी इलास्टिसिटी कम होती है आपका मेटाबॉलिक रेट डिक्रीज हो जाता है, आपकी जो फिजिकल एक्टिविटी है वो डिक्रीज हो जाती है, जिसकी वजह से आपको ओबेसिटी की तरफ जा सकते हैं। ओके, नॉट स्लीपिंग एनफ, नॉट स्लीपिंग एनफ आपको ओबेसिटी की तरफ किस तरह लेके जाती है कि आप जब एक प्रॉपर टाइम पे नींद नहीं ले रहे, आपकी बॉडी में से कुछ हार्मोन्स रिलीज होते हैं। नंबर 1, ऐसे हार्मोन्स रिलीज होते हैं जो आपको बहुत ज्यादा हंगर हंगर को इंड्यूस करवाते हैं। एंड सेकंड, वो वाले हार्मोन्स होते हैं जो आपकी बॉडी में स्ट्रेस लेवल को इंक्रीज करते हैं। जो हंगर हार्मोन्स होते हैं वो आपको हाई कैलोरिक फूड लेने पे फोर्स करते हैं, और बेटा जो स्ट्रेस हार्मोन होते हैं वो आपकी बॉडी को प्रेशर में लेके आते हैं। ठीक है, क्योंकि जब आपकी बॉडी प्रेशर में आती है तब भी आपकी बॉडी में से हंगर हार्मोन रिलीज होते हैं जो आपकी बॉडी को क्रेव करते हैं किसी भी चीज के लिए। क्रेव का मतलब होता है किसी चीज की बहुत ज्यादा तलब होना। तो जब आपको ये हार्मोन्स रिलीज होते हैं ना, तो आपको क्रेविंग्स होती है किसी भी हाई कैलोरिक फूड की, जिसकी वजह से जब आप उसका कंजम्पशन ज्यादा करते हैं तो आप ओबेसिटी की तरफ होते हैं। क्योंकि आपको अगर रात को 1-2 बजे अगर आप जाग रहे हैं, आप कुछ भी खा रहे हैं, उसके बाद 99.9 पीपल बल्कि इस तरह के होते हैं जो वॉक वगैरह नहीं करते। ठीक है, या बहुत से ऐसे लोग हैं जो रात को फास्ट फूड वगैरह लेते हैं लेकिन उसके बाद कोई भी ऐसे मेटाबॉलिक ड्रिंक नहीं ले रहे होते कि जिसके साथ उनकी वो जो कैलोरीज है वो कॉम्पेंसेट हो सके। देन इट इज प्रेगनेंसी। प्रेगनेंसी में क्या होता है कि प्रेगनेंसी हो गई, आपका वेट गेन हो गया, दैट इज फाइन, लेकिन उसके बाद क्या होता है, क्योंकि कुछ मदर्स जो हैं वो ही उनके जो पेरेंट्स उनको कह देते हैं कि आप फलां चीज नहीं ले सकते, ऐसे नहीं हो सकता, ऐसे नहीं हो सकता। हालांकि ये सारे रॉन्ग कॉन्सेप्ट्स हैं।
जब आपकी प्रेगनेंसी होती है, प्रेगनेंसी के बाद फौरन से आपको ऐसी ड्रिंक्स दी जाती हैं जिसके साथ आपका स्टमक और आपका जो पेट है वो बिल्कुल साफ हो जाए, आपको वहां पे कोई भी टॉक्सिक प्रोडक्शन ना हो। अगर आपकी टॉक्सिक प्रोडक्शन वहां पे हो जाए, फिर आपका होता है कि बाद में आपको अपना बेली फैट लूज करने में टाइम लगता है। लेकिन अगर आप फौरन से ही उन ड्रिंक्स को लेना स्टार्ट कर दें जो आपके मदर फीड पे भी इश्यू ना करें, ऐसी ड्रिंक्स अवेलेबल है। मैं आपको बताऊंगी भी, आगे आएंगी भी, कि ऐसी ड्रिंक्स हैं जो आप ड्यूरिंग मदर फीड भी ले सकते हैं और आपकी बॉडी पे कोई भी एडवर्स इफेक्ट नहीं होता उसका। ठीक है, फॉर एग्जाम्पल यहाँ पे आपको मिसाल दे देती हूँ, मेथी दाने का कहवा, ठीक है, फिनोग्रीक सीड्स। फिनोग्रीक सीड्स क्या सॉरी हेलो, यस यस कंटिन्यू मैम, वो किसी का माइक अनम्यूट हो गया था। ओके 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 ओके, इसमें मैंने आपको एक एग्जांपल दे रही थी फिनोग्रीक सीड्स की। फिनोग्रीक सीड्स में क्या होता है कि उसमें आपकी बॉडी में जो फिनोग्रीक है वो आपकी बॉडी में जाके आपके मदर फीड को भी इंक्रीज करते हैं और आपकी बॉडी में से जो आपके मेटाबॉलिक वेस्ट वगैरह होते हैं सबको उनको फ्लश आउट करने में भी हेल्प करते हैं। ठीक है, जैसे ओट्स हैं, अगर ओट्स को भी हम लोग फिनोग्रीक सीड के वाटर के साथ बनाया जाए तो एक रेसिपी है जो आफ्टर प्रेगनेंसी हम लोग यूज कर सकते हैं। ठीक है, नेक्स्ट इट इज, कौन से ऐसे हेल्थ रिलेटेड इश्यूज हैं जो ओबेसिटी से लिंक्ड है। ओके, फर्स्ट बेटा इसमें आता है पीसीओएस। पीसीओएस से तो हर कोई फेमिलियर है। ठीक है, पीसीओएस आपको पता है, मतलब ये तो हर बच्चा सब बच्चे ये पढ़ते आ रहे हैं, पीसीओएस एंड पीसीओडी। बेटा कोई भी कंडीशन है वो स्टार्ट क्रॉनिक नहीं होती। जो पीसीओएस है ये आपकी क्रॉनिक कंडीशन है, लेकिन इसका स्टार्ट जो है वो स्टार्ट किस चीज से होता है। पहले बेटा सबसे पहले आते हैं हार्मोनल चेंजेस, फिर आते हैं हार्मोनल इम्बैलेंस, उस इम्बैलेंस के बाद आते हैं पीसीओडी एंड देन इट इज पीसीओएस। बेटा पीसीओडी, डी का मतलब होता है डिसीज और पीसीओएस का मतलब होता है सिंड्रोम। पीसीओएस मतलब ये क्लस्टर ऑफ डिसीज है, जो सिंड्रोम होता है ना वो क्लस्टर ऑफ डिसीज होता है। इसका मतलब ये होता है, अब ये नहीं कि मेरे लंग्स भी खराब हैं, मेरी किडनीज भी खराब है, लीवर भी खराब है, तो मैं कहूँ कि ये सिंड्रोम है। ये सिंड्रोम नहीं होता। सिंड्रोम होता है आपका एक ऑर्गन है, उस ऑर्गन में डिसीज की वजह से मल्टीपल इश्यूज हो रहे हैं, मतलब मोर देन 1 to 2 सिम्टम्स की वजह से इश्यूज हो रहे हैं, इसको हम कहते हैं सिंड्रोम है। तो जो पीसीओएस है ये एक सिंड्रोम है जिसमें इम्बैलेंस होता है और उस इम्बैलेंस की वजह से हमारा मेटाबॉलिज्म डिस्टर्ब होता है और उस मेटाबॉलिज्म डिस्टर्ब होने की वजह से हमारी बॉडी में एक सिंड्रोम डेवलप होता है जिसको हम लोग कहते हैं AKA सिंड्रोम। बेटा आप लोगों में से अगर कोई इंटरेस्टेड है ओबेसिटी को वाकई समझने में तो ये चीजें लाजमी नोट कर लें और फर्दर बाद में आप मुझसे पूछ भी सकते हैं। AKA सिंड्रोम, AKA सिंड्रोम बेटा तब होता है जब पीसीओएस की वजह से हमारा मेटाबॉलिज्म भी इन्वॉल्व होता है। ठीक है, इसको हम लोग कहते हैं कि अब हमारा मेटाबॉलिज्म इन्वॉल्व है और मेटाबॉलिज्म इन्वॉल्व होने की वजह से हमारा मेटाबॉलिज्म जब स्लो हो जाता है या तेज हो जाता है, थायराइडल कंडीशंस आ जाती हैं, उसकी वजह से हमारी बॉडी में ओबेसिटी हो सकती है। सेकेंड वन इज प्रेडर-विलाय सिंड्रोम। प्रेडर-विलाय सिंड्रोम बहुत कम बच्चों ने वर्ड सुना होगा। बेटा प्रेडर-विलाय सिंड्रोम एक डिसीज है जिसमें 100 में, ये जो डिसीज है ना बहुत रेयर है, बहुत ज्यादा रेयर, ये 100 में से कोई एक बच्चा है जिसको ये होती है। ठीक है, इसमें होता क्या है इसमें होता क्या है कि जो बच्चा है ना उसमें, अच्छा मुझे कोई बताएगा कि हंगर हार्मोन का नेम क्या है। हंगर हार्मोन का क्या नेम है? देयर इज ग्रेलिन एंड लेप्टिन। ठीक है, जो इस तरह के बच्चे इस तरह के होते हैं ना, प्रेडर-विलाय सिंड्रोम के जो बच्चे होते हैं, इनमें बचपन से ही ग्रेलिन और लेप्टिन जो है इसकी प्रोडक्शन बहुत इंक्रीज हुई होती है। ठीक है, मतलब बाय बर्थ ये होता है और इसमें जो बच्चे होते हैं उनमें बहुत ज्यादा ग्रेलिन की प्रोडक्शन हुई होती है जिसकी वजह से बच्चों में बहुत ज्यादा हंगर होती है। ठीक है, उस हंगर की वजह से वो ओवर कंजम्पशन करते हैं और इस तरह के जो है बेटा प्रेडर-विलाय सिंड्रोम, एक तो कहते हैं कि 100 में से 1 या 2 बच्चे को होता है और अगर 1 या 2 बच्चे में से होता भी है तो उसमें 95 ऐसे हैं जिनकी विद इन 5 to 6 years डेथ हो जाती है। ठीक है, क्योंकि वो बिल्कुल भी अपनी भूख को कंट्रोल ही नहीं कर सकते। समझ आ रही है बेटा आप लोगों को? Yes, ma'am. ओके,
अगर आप में से किसी को समझ नहीं भी आ रही ना, तो बेटा आप लोग क्वेश्चंस नोट करते रहे, मैं आपको जरूर इसके आंसर करूंगी। इवन आपके जो भी ग्रुप वगैरह है बाद में, आप उसमें भी क्वेश्चंस ड्रॉप कर सकते हैं। ओके, नेक्स्ट क्या है, कुशिंग सिंड्रोम। कुशिंग सिंड्रोम में क्या होता है, आपकी बॉडी के, आपके जो ब्रेन रिसेप्टर्स होते हैं, उसमें से आपका कोर्टिसोल लेवल, जो आपका स्ट्रेस हार्मोन है, वो बहुत ज्यादा इंक्रीज कर जाता है, और उसके इंक्रीज करने की वजह से आपकी बॉडी में और उसके इंक्रीज करने की वजह से आपकी बॉडी प्रेशर में आती है, और आपकी बॉडी प्रेशर में आने की वजह से ही आपका जो है थायराइडल इश्यूज होते हैं, जिसकी वजह से आप ओबेसिटी की तरफ जाते हैं। हाइपोथायराइडिज्म में बेटा ये तो वर्ड ही क्लियर है ना, कोई भी वर्ड होता है जो, वो उसकी डेफिनेशन होती है, ये बात हमेशा याद रखें। कोई भी वर्ड उसकी डेफिनेशन होती है। आप कोई डिसीज पढ़ रहे हो, आप कोई कुछ भी, आप सिर्फ उसका नेम अगर आपको पता है ना, आपको अंडरस्टैंड करना आता है, तो आप उसको इजीली नरेट कर सकते हो कि इसका मतलब क्या है। जैसे अब हाइपोथायराइडिज्म में, हाइपो का मतलब होता है कम होना, थायराइडिज्म मतलब जो थायराइड में से प्रोडक्शन हो रही है किसी हार्मोन की, हाइपोथायराइडिज्म उसमें से हार्मोन की प्रोडक्शन कम हो रही है। तो बेटा जो थायराइड के हार्मोन्स होते हैं, वही तो सारे मेटाबॉलिज्म करवा रहे होते हैं फूड वगैरह की। जब वो मेटाबॉलिज्म नहीं करवा रहे, तो इसका मतलब है कि पेशेंट ओबीस हो जाएगा। ठीक है, ओके। देन इट इज ओस्टियोआर्थराइटिस। अब ये किस तरह से पता चलेगा, ओस्टियो का क्या मतलब होता है, बोन्स वगैरह, और आर्थराइटिस का मतलब होता है कि उसके जॉइंट्स में इन्फ्लेमेशन का हो जाना। ठीक है, अब ये ओबेसिटी किस तरह करेगा बेटा, जिसको भी ओस्टियोआर्थराइटिस है, उसकी फिजिकल एक्टिविटी बिल्कुल जीरो हो जाती है। जीरो होगी, या 0 to 1, 0 to 3, 0 to 5 तक हो जाएगी, इससे ज्यादा तो नहीं होगी। तो उनकी इन एक्टिविटी की वजह से उनको ओबेसिटी होती है। ओके, आई एम सॉरी फ्रॉम माई साइड, आई डोंट नो व्हाई के स्लाइड्स वो किधर गई हैं पिक्चर्स वाली, लेकिन मैं आपके साथ शेयर वही वाली करूंगी। हाउ इज ओबेसिटी डायग्नोस्ड। अच्छा जी, अब एक पेशेंट आ रहा है आपके पास, तो बेटा हमारे पास सिर्फ और सिर्फ बीएमआई नहीं है जिससे हम लोग पेशेंट का कैलकुलेट करते हैं कि पेशेंट इस टाइम किस, बीएमआई तो बता देगा, ठीक है, उसके अलावा हमारे पास कौन कौन से टेस्ट होते हैं। ठीक है, इसके बाद मैं आपको एक परफॉर्मा भी दिखाती हूँ कि परफॉर्मा से हम लोग किस तरह देख सकते हैं कि पेशेंट को हम लोग किस तरह डायग्नोस करना होता है। ये तो आप सबको भी ना पता है ना कि बेटा आपके पास पेशेंट किसी भी डिसीज का आ जाए, ओबेसिटी का है या किसी भी चीज का है, तो उसमें हम लोग 4 चीजें कर रहे होते हैं। द फर्स्ट वन इज anthropometry, the second is biochemicals, third is clinical, and the fourth one is dietary. तो बेटा जो एंथ्रोपोमेट्री में हम लोग कर रहे होते हैं ना, मोस्टली जो हमारा फोकस होता है वो सिर्फ होता है बीएमआई पे। हालांकि सिर्फ बीएमआई नहीं, इसके अलावा भी बहुत से टेस्ट हैं जो हम लोग करवाते हैं। फॉर एग्जांपल, फर्स्ट वन इज स्किन फोल्ड थिकनेस। अगेन बताइए ये, ओके बेटा मैं ये बता रही थी कि कोई भी डिसीज है ना, फॉर एग्जांपल ओबेसिटी है या अदर कोई भी डिसीज है, उसमें जब हमारे पास पेशेंट आता है तो हम लोग उसको किसी बेस पे डायग्नोस कर रहे होते हैं। तो जब ओबेसिटी में करते हैं तो हम लोग एक पैरामीटर यूज करते हैं, दैट इज बीएमआई, लेकिन बीएमआई इज नॉट मोर देन इनफ। ठीक है, बीएमआई इनफ नहीं है, इसके अलावा भी और बहुत से पैरामीटर्स हम लोग उसकी स्किन फोल्ड थिकनेस देख सकते हैं, उसकी वेस्ट देख सकते हैं, उसकी हिप्स देख सकते हैं, इन दोनों की रेशियो को देख सकते हैं, स्क्रीनिंग टेस्ट कर सकते हैं, अल्ट्रासाउंड कर सकते हैं। ये हमारे सारे आते हैं एंथ्रोपोमेट्री में। बायोकेमिकल में कोई बच्चा मुझे बता सकता है, आपने कभी बायोकेमिकल्स पढ़े, कभी सीबीसी रिपोर्ट्स वगैरह पढ़ी है ओबेसिटी के पेशेंट की? बेटा मेरे जो क्वेश्चंस के आंसर है आप लोग नीचे चैट में लिख सकते हैं, मैं बाद में पढ़ के सबको उसका आंसर दूंगी। ठीक है, ओके। सेकंड बायोकेमिकल, बायोकेमिकल्स में जो हम लोग पेशेंट का देख रहे होते हैं, बेसिकली हम लोग जो सिंपलेस्ट अगर देखें तो हम लोग सीबीसी देख रहे होते हैं, और सीबीसी हम लोग उनका ईएसआर देख रहे होते हैं। ईएसआर क्या करता है, ईएसआर आपकी बॉडी में इन्फ्लेमेशन करवाता है। तो जो पेशेंट में पता चल जाता है कि इसकी बॉडी में इन्फ्लेमेशन का लेवल इस टाइम पे क्या है। ठीक है, सिंपल सीबीसी टेस्ट जो है ना, वो हम ऑलमोस्ट तकरीबन सभी पेशेंट का करवा रहे होते हैं। अब मेरा टॉपिक नहीं है सीबीसी आज का, ओबेसिटी है, वरना मैं आपको बताती कि सीबीसी से हम लोग क्या क्या मेजर कर सकते हैं सिर्फ एक सीबीसी रिपोर्ट से। तो नेक्स्ट सेशन इंशाल्लाह अगर मैंने आप लोगों के साथ किया तो मैं जरूर सीबीसी पे करूंगी कि फाइल रीडिंग किस तरह करते हैं पेशेंट की। ओके, हेल्थ रिस्क रिलेटेड टू ओबेसिटी, ओबेसिटी की वजह से नेक्स्ट कौन कौन से कॉम्प्लिकेशंस हो सकते हैं। बेटा इसको हम लोग ये नहीं कह सकते कि मैं ये कह दूं कि जो मैंने यहाँ पे लिखा है ये 100% सिर्फ यही होंगे। आपकी कोई भी कंडीशन है उसमें आपके सिम्टम्स और आपकी सब चीजें जो है वो पेशेंट टू पेशेंट वेरी कर रही होती हैं। अगर आपके जो पेशेंट है वो ओबेसिटी क्लास 2 में है, ठीक है, और वो जी उसको मसला हो गया है इस्दमा का साथ में, ठीक है,
और मैं ये कहती हूँ कि जी पेशेंट जो है उसको मसला हो गया है सांस लेने में इशू आ रहा है ना, मतलब मेरा पेशेंट आया है वो मुझे सिम्टम बता रहा है कि मुझे सांस लेने में बहुत ज्यादा मसला आ रहा है, तो इसका मतलब मैं कहती हूँ कि अच्छा क्लास 2 में है, इसका मतलब है कि इसका, अच्छा आप लोगों को पता है ओबेसिटी में बेटा क्यों, अब क्वेश्चन में से क्वेश्चन खुद ही निकली जा रहे हैं कि बेटा जब भी पेशेंट को ओबेसिटी होती है सब कहते हैं कार्ब्स बंद कर दो, कार्ब्स बंद कर दो, कार्ब्स बंद कर दो, और मोस्टली डाइटिशियंस इस पे डिबेट भी करते हैं कि हमें नहीं बंद करने चाहिए कार्ब्स, लेकिन बीइंग अ डाइटिशियन मैं इस चीज को कहती हूँ कि हमें मोस्ट ऑफ द केसेस में बंद करने पड़ते भी हैं। लाइक हम लोग उनको नेचुरल कार्ब्स की तरफ ले जाते हैं, जो एक्स्ट्रा है वो हम लोगों को थोड़े टाइम के लिए बंद करवा देते हैं। अब उसके बंद करवाने की रीजन बेटा क्या होती है, हाँ अब देखिए आपकी बॉडी में ऑक्सीजन भी है, आपकी बॉडी में कार्बन, आपकी जो आपकी बॉडी से बाहर निकलती है वो कार्बन डाइऑक्साइड होती है। बेटा जब आपकी बॉडी में फूड जाता है, जैसे हम लोग बाहर है ना कोई काम करने के लिए एनर्जी यूज करते हैं, इसी तरह से बेटा जब हमारे बॉडी के अंदर कोई फूड जाता है, तो जब फूड अंदर जाता है उसकी ब्रेक डाउन के लिए, मतलब उसकी मेटाबॉलिज्म के लिए, जो फूड की ब्रेक डाउन होती है हम उसको मेटाबॉलिज्म कहते हैं, तो उसकी ब्रेक डाउन के लिए, उसकी मेटाबॉलिज्म के लिए जो फूड है वो हमारी बॉडी की ऑक्सीजन को यूज कर रहा होता है। ठीक है, हमारी बॉडी की ऑक्सीजन जब यूज हो रही होती है उस फूड को ब्रेक डाउन करने के लिए, इसकी वजह से हमारी बॉडी की अपना ऑक्सीजन लेवल जो है वो उस टाइम पे डिप्लीट करना स्टार्ट हो जाता है। तो कार्ब्स एक ऐसी चीज है, मतलब इन जो मैक्रोन्यूट्रिएंट्स हैं, कार्ब्स, फैट्स एंड प्रोटीन्स, इसमें कार्ब्स वहद ऐसा ग्रुप है जो हमारी बॉडी में अपनी मेटाबॉलिज्म के लिए ऑक्सीजन को बहुत ज्यादा यूज करता है। इस वजह से किसी भी पेशेंट को सांस लेने का इश्यू हो रहा होता है, इवन के एस्थमा वगैरह का इशू होता है, तो हम लोग उसको कहते हैं कि आप कार्ब्स को थोड़ा स्टॉप कर दें, क्योंकि प्रोटीन और फैट्स के मेटाबॉलिज्म के लिए ऑक्सीजन बॉडी की ज्यादा यूज नहीं होती। ठीक है, तो इस वजह से ये एक रीजन है कि हम लोग क्यों पेशेंट को कार्ब्स स्टॉप करवाते हैं फॉर लिमिटेड पीरियड ऑफ टाइम। ठीक है, ये नहीं मैं कह रही कि हर पेशेंट को, मैं बार बार आपको कह रही हूँ कि जो भी मैं कह रही हूँ पेशेंट टू पेशेंट वेरी करता है, और जो मैंने आपको रीजन बताई है मैंने इसकी भी रीजन आपको क्लियर की है कि किस पेशेंट को हम लोग स्टॉप करवाते हैं। आपने ये आम भी देखा होगा कि हम लोग जब हमारे पास कोई एस्थमा का पेशेंट आता है हम लोग कहते हैं चावल मत खाएं। ठीक है, चावल से सांस फूलती है, बेटा व्हाई? हम लोग कहते हैं गोभी मत खाएं, माश की दाल मत खाएं, आलू मत खाएं, मतलब हम लोग ये कह तो देते हैं, लेकिन हम लोगों को इसके रीजन भी पता होनी चाहिए ना कि इसके बिहाइंड में क्या रीजन है। मैं आप लोगों को बेटा बहुत ही लेमन लैंग्वेज में समझाने की कोशिश कर रही हूँ, लेकिन फिर भी कुछ है तो आप मुझसे पूछ सकते हैं, फील फ्री टू आस्क। अब आपको बस चल गया कि हम लोग क्यों कार्ब्स कम करवा देते हैं या उनको देते नहीं हैं, और किस कंडीशन में इस तरह हम लोग कर रहे होते हैं। ओके, अब नेक्स्ट आपसे मैं नेक्स्ट क्वेश्चन है कि जी इज मेटाबॉलिज्म इम्पोर्टेंट इन ओबेसिटी कंट्रोल, कि आपकी बॉडी में मेटाबॉलिज्म क्यों इतनी इम्पोर्टेंट है। ठीक है, ओके, आई डोंट नो व्हाई, बहुत ही फिक्की सी स्लाइड्स लग रही हैं। अच्छा जी, एज ट्रिगर्स, अच्छा मेटाबॉलिज्म बेटा आपकी बॉडी में इतनी इंपॉर्टेंट है, जैसे हमें जिंदा रहने के लिए खाना और पानी इंपॉर्टेंट है ना, इसी तरह से हमारी बॉडी में मेटाबॉलिज्म इस हद तक इंपॉर्टेंट है। मैं आपसे कह रही हूँ खाना गया, उसकी ब्रेकडाउन हुई, उसकी मेटाबॉलिज्म हुई और हमारी बॉडी को मिल गया। हमारी बॉडी में एक सिस्टम है मेटाबॉलिज्म का। मेटाबॉलिज्म क्या है, उसकी मदद से हमारे सारे हार्मोनल के साइकिल्स जो है वो चल रहे हैं। अगर वो नहीं होंगे हमारी बॉडी में कोई ना कोई इश्यू स्टार्ट हो जाएंगे। आप देखो कि अब आप तकरीबन, मैं आपको अपनी प्रैक्टिस की एक्सपीरियंस बताऊं तो अगर मैं 10 लड़कियां बिठा लूं उसमें से 7 to 8 गर्ल्स ऐसी होंगी जिनको थायराइडल इश्यूज भी होंगे और हार्मोनल इम्बैलेंस इश्यूज भी होंगे। ठीक है, अब क्यों होते हैं वो आगे आपकी जो 8 रीजंस हैं इस तरह की जो आपके मेटाबॉलिज्म को डिस्टर्ब करती हैं। ठीक है, मेटाबॉलिज्म को डिस्टर्ब कौन करती है, एज ट्रिगर्स है। ठीक है, क्योंकि आपकी ओबेसिटी में जो सबसे मेन इशू आ रहा होता है वो मेटाबॉलिज्म का ही आ रहा होता है। और सबसे मजे की बात है कि बच्चे गूगल करते हैं कि ओबेसिटी में कौन सी डाइट दें, सबसे ऊपर आ रहा होता है मेटाबॉलिक बूस्टर डाइट। आपको जब तक यही नहीं पता कि मेटाबॉलिज्म क्या है, मेटाबॉलिज्म को कौन सी चीज हिंडर कर रही है, कौन सी चीज उसको ट्रिगर कर रही है, कौन सी चीज उसको इंक्रीज या डिक्रीज कर रही है, तब तक आप उसको मेटाबॉलिक बूस्टर्स कैसे दे सकते हैं। ठीक है, आपकी ओबेसिटी में जो ज्यादा हम लोग डाइट यूज करते हैं दैट इज अकॉर्डिंग टू योर मेटाबॉलिज्म। मेटाबॉलिज्म के अकॉर्डिंग हर चीज होती है। जैसे कोई पर्सन है ना, वो कहता है मैं सब कुछ खाता हूँ लेकिन मैं मोटा नहीं होता। ठीक है,
एक पर्सन ये कह रहा होता है और एक कहता है कि मैं कुछ खाता भी नहीं हूँ लेकिन मैं मोटा हो रहा हूँ। तो इन दोनों में जो इश्यूज हैं, इश्यू सिर्फ आपके मेटाबॉलिज्म का आ रहा है। मेटाबॉलिज्म का इश्यू आ रहा होता है। ओके, एज ट्रिगर्स दैट चेंज योर मेटाबॉलिज्म। द फर्स्ट वन इज एज। एज किस तरह होती है बेटा, आप लोग खुद ही बताएं। जब कोई मशीन हम लोग चलाते रहते हैं, चलाते रहते हैं, चलाते रहते हैं, एक टाइम आता है कि उसकी जो जितने भी उसके पार्ट्स होते हैं ना, वो लूज होना स्टार्ट हो जाते हैं। ठीक है, यही इन केस है हमारी एज के साथ। हमारे सेल्स बेटा जब बर्थ से लेके आपके डेथ तक यूज हो रहे हैं, तो बर्थ में बेटा कोई भी जब नई नई चीज होती है ना, तो वो बड़ी तेज चल रही होती है। ठीक है, जैसे ही आप लोग उसकी जो कंजम्पशन है उसको इंक्रीज करते हैं, वैसे वैसे उसका जो है ना वो पीछे को आना स्टार्ट हो जाता है। मैं मेटाबॉलिज्म इशू को कैसे सोल्व कर सकते हैं बेटा, मैं जरूर बताऊंगी, लेकिन एक लेक्चर में इतना कुछ कवर नहीं हो सकता। मैं आपको पहले ये बता दूं ओबेसिटी का, देन इंशाल्लाह मैं आपके क्वेश्चंस का आंसर करती हूँ। As you grow older, your ability to quickly use up the energy diminishes and your metabolism can slow. As cells age, they do not metabolize less rapidly. Many people tend to go out of the habit as they age. जो मैंने आपको बताया उसी को इंग्लिश में लिखा हुआ है। स्ट्रेस। अच्छा, स्ट्रेस में क्या होता है? स्ट्रेस में आपको पहले बहुत दफा बता चुकी हूँ। स्ट्रेस में एक ही चीज है कि आपकी जो कोर्टिसोल लेवल है वो आपकी बॉडी को प्रेशराइज कर देता है, और उसके आपकी बॉडी के अंडर प्रेशर होने की वजह से आपको स्ट्रेस की वजह से आपका मेटाबॉलिज्म स्लो डाउन हो जाता है। अच्छा, आपके कभी आपने सुना है कि कोई बंदा बहुत ज्यादा परेशान होता है तो उसे खाया नहीं जाता? क्यों? क्योंकि आपकी जो मेटाबॉलिज्म है वो डाइजेशन को भी कंट्रोल कर रही होती है। ठीक है, इट इज अ गुड एग्जांपल कि आप लोग यहीं से अंदाजा कर लो कि आपका मेटाबॉलिज्म कितना इंपॉर्टेंट है, और वो क्यों डिस्टर्ब हो रहा है आपके स्ट्रेस की वजह से। जब आप स्ट्रेस ज्यादा लेते हो, आपका कोर्टिसोल लेवल इंक्रीज करता है। आपका कोर्टिसोल लेवल इंक्रीज करता है तो सबसे पहले आपको स्टमक को जाके हिट करता है, और जो चीज जाके स्टमक को हिट करती है, इसका मतलब है कि वो आपकी डाइजेशन, एब्जॉर्प्शन, हर चीज को तबाह बर्बाद कर देगी। ठीक हो गया। देयर इज पुअर स्लीप हैबिट्स। अच्छा, सबसे मजे की बात है कि आप या मैं, बल्कि इंक्लूडिंग मी, कोई भी ऐसा बंदा नहीं है जो टाइम पे सोता है आजकल। कोई मुझे बता सकता है कि स्लीपिंग टाइमिंग क्या है जो बेस्ट है फॉर हेल्दी लाइफस्टाइल? 8 hours. 8 hours. नहीं बेटा, मैं पूछ रही हूँ कितने बजे, फॉर एग्जाम्पल आप समझिए, मैं पूछ रही हूँ कितने बजे सो जाना चाहिए? मिस वो तो मिस 9 इसमें बजे से तक होना चाहिए। आपको पता है एक 12। साइंटिस्ट कहता है 8 कि o'clock. 8 o'clock. whenever it is sunset you must go to bed। ठीक है, आप सब आंसर सही कर रहे हैं। लाइक कोई कह रहा है 7, कोई 8, कोई 9, 10, लेकिन हमारी हैबिट्स क्या है? हमारी हैबिट्स क्या है? आफ्टर 12। ये एक क्यों, ये इवन ओवर वन नाइट, एक रात अगर आप लेट सोते हैं, द लैक ऑफ स्लीप इज सिग्निफिकेंट एनफ टू डिसरप्ट their metabolic patterns and give them more insulin resistance, which is a risk factor for the diabetes, and insulin resistance is also been associated with the obesity। सिर्फ साइंटिस्ट है एक, जिसकी रिसर्च मैंने पढ़ी थी, उसने ये कहा था कि सनसेट से लेके 1 hour तक, लाइक सनसेट से 1 घंटे के बाद तक आपका स्लीपिंग आवर्स स्टार्ट हो जाते हैं। वही के 7 to 8, 7 से जब आपको सो, और ये जो कह एक रात टाइम पे नहीं सो रहे, तो आपका पूरा मेटाबॉलिक पैटर्न जो है वो डिस्टर्ब हो जाता है, और ही नहीं है, और दूसरी सेल्स को नहीं मिलती। इसका मतलब है रेजिस्टेंट हो जाती है किसी चीज को, वहां में आपको रेजिस्टेंस ही हो रही होती है। पीसीओएस में भी इंसुलिन रेजिस्टेंस ही हो रही होती है। लेक ऑफ exercise, why lack of exercise? क्यों? क्योंकि मैम आप एक मशीन पड़ी लेस हुई है, देन
1 minute. हेलो ओके बेटा आप लोगों को आवाज आ रही है ना? ओके आ रही है। कुछ